नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं यूजीसी के नए और काफ़ी हद तक विवादित हो चुके रेगुलेशन के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि हायर स्टडीज़ के हर इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज या विश्वविद्यालयों में एक ऐसे सेल को बनाया जाएगा, जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्र या शिक्षक अपने साथ होने वाले जातिगत दुर्व्यवहार या अन्य तरह की प्रताड़ना की शिकायत कर पाएँगे। और इस पूरी जो श्रेणी बनाई गई है, उसमें से जनरल कैटेगरी को बाहर रखा गया है। तो जो लोग इस पूरे कानून से नाराज़ हैं, जो इस पूरे रेगुलेशंस के प्रति अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं, उनका मुख्य तर्क यही है कि इससे जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली जातियाँ हैं या जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, वे पूरी तरीके से असुरक्षित हो गए हैं और उनके खिलाफ कभी भी कोई केस दायर कर सकता है, उन्हें साजिशों के जाल में फँसाया जा सकता है। आरएसएस का समर्थन करने वाले एक टीकाकार ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ, मैं क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ और उस क्लास में लेक्चर के दौरान अगर कोई स्टूडेंट सिगरेट पीता हुआ दिखता है, मैं उसे मना करता हूँ, तो मना करने के बाद अगर वह मेरे ऊपर इसी तरह के रेगुलेशन की का सहायता लेकर अगर कोई केस दायर कर देता है, कोई शिकायत दर्ज कर देता है, तो मैं एक लंबे जाल में फँस जाऊँगा और मेरे लिए बाहर निकलना काफ़ी कठिन हो जाएगा। और इसी तरह का डर बार-बार और लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है। कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति जो कि रामकथा कहते हैं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नज़दीकी हैं, उन्होंने भी इसका तीखा विरोध किया है। मनोज तिवारी ने इसका तीखा विरोध किया है और कई अन्य जो उच्च जाति के नेता हैं, वे भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है, वह समस्या को काफ़ी बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने की तरह है। क्योंकि इस तरीके से अगर हम सोचेंगे, तो हम किसी भी जो एक अपमान की चीज़ चली आ रही है या अपराध की बात चली आ रही है, उस तरह के कानूनों का समर्थन कर ही नहीं सकते हैं। क्या हम इस आधार पर रेप के खिलाफ बने कानूनों का विरोध करें कि इसका कुछ दुरुपयोग हो जाता है? क्या हम इस आधार पर दहेज के खिलाफ बने कानूनों का विरोध करें क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है? निश्चित रूप से हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसका कुछ न कुछ दुरुपयोग ना होता हो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह रेगुलेशन अपने आप में गलत है। मैं अपने अनुभव से इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि मैंने महसूस किया है कि एससी-एसटी कमीशन का प्रावधान होने के बावजूद अधिकांश मामलों में दबंग जातियों से संबंधित छात्र या शिक्षक अंत में अपनी मनमर्जी चला पाते हैं। अगर उनके खिलाफ दलित या आदिवासी शिक्षक या छात्र कभी गए भी कमीशन तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा और अंत में पूरा जो इकोसिस्टम होता है वह इस तरीके की दबंगई करने वाले लोगों की ही मदद करता रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक ऐसा कानून आता है जो आरक्षित श्रेणियों से के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों और सभी विद्यार्थियों को एक सुरक्षा प्रदान करता है और उसके कारण बाकी लोगों के भीतर हल्का-सा डर होता है, तो यह डर अच्छा है। इस डर के बने रहने से लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव करने की एक मौका मिलेगा। और मुझे ये याद आता है कि एक कॉलेज के स्टाफ रूम में एक पुरुष शिक्षक सिगरेट पी रहे थे, एक महिला शिक्षक ने उन्हें मना किया, उन्होंने कोई भद्दी टिप्पणी कर दी और ये मामला इतना बड़ा बन गया कि जिसे वह पुरुष शिक्षक एक सामान्य सी टिप्पणी मान रहा था, जो उनके एक सामंती सोच के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था, वो बाद में इस उनके लिए उनकी नौकरी पर खतरा पैदा करने वाली घटना बन गई। और इससे बहुत सारे लोगों को यह सबक मिला कि उन्हें स्टाफ रूम में या फिर कॉलेज या विश्वविद्यालय के परिसर में किस तरह का बर्ताव करना है, किस तरह की बातें नहीं करनी है। तो अगर कभी इस तरह के कानूनों का उपयोग होता है और उसके कारण से बहुत सारे लोगों को यह मैसेज जाता है कि उन्हें अपने बर्ताव को बदलने की ज़रूरत है, तो यह इसका एक सकारात्मक प्रभाव ही होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर इसका कुछ दुरुपयोग होने होने का खतरा है, तो उस दुरुपयोग के खतरे को टाला जाना चाहिए। सिर्फ़ इस आधार पर इस तरह के रेगुलेशन का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि यह रेगुलेशन अपने आप में रामबाण इलाज नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि इससे पूरी व्यवस्था एकदम से सुधर जाएगी। होने की जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो यह है कि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील बनाया जाए। मैं कहना यह चाह रहा हूँ
कि अगर मान लीजिए ये रेगुलेशन लागू हो जाता है, तो क्या जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो बाकी सारे लोग हैं, वो इतने संवेदनशील हो जाएँगे कि वो हर एक मामले की निष्पक्ष जाँच करें और उस पर कार्रवाई करें? ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस स्थिति में भी चुन-चुन कर मामलों को लिया जाएगा, एक लंबे समय तक उनकी जाँच की जाएगी और कई बार निष्पक्ष जाँच नहीं होगी। हर बार जो जाँच प्रक्रिया होगी, वह हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस या जो संस्थाओं के प्रमुख हैं, उनकी मनमर्जी के आधार पर होगी। तो एक तरीके से यह रेगुलेशन जो है, वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हाथ में भी एक तरह से तलवार पकड़ा देता है, जिसके आधार पर वह अपने विरोधियों को निशाना बना सकता है। और यह बात भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई दलित शिक्षक या दलित छात्र किसी अपर कास्ट के शिक्षक या छात्र पर कि कोई आरोप लगाता है, तो सीधे तौर पर वह आरोप जो है वो जातिगत स्थिति में ही देखी जाएगी। होगा यह कि जिस उच्च जाति के शिक्षक या छात्र पर आरोप लगेगा, उसके समर्थन में भी एक फ़ौज खड़ी होगी क्योंकि वह किसी खास विचारधारा से जुड़ा होगा। अगर वह किसी खास विचारधारा से जुड़ा नहीं होगा, तो यह ज़रूर हो सकता है कि उस पर कोई कार्रवाई हो, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी सीमित रहेगी। तो इस तरह के रेगुलेशन में इसको प्रभावी बनाने का जो एक कदम है या जो एक तरीका है, उसे सही तरीके से वर्णित नहीं किया गया है, बल्कि बहुत सारी शक्तियाँ जो उच्च इंस्टीट्यूशन का हेड है, उसे दे दिया गया है। तीसरे स्तर की बात यह है कि जो यह पूरा रेगुलेशन है, वह यह कहता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस तरीके के रेगुलेशंस को सही तरीके से लागू नहीं कर रहा है, तो उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है, उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इस तरीके से यह रेगुलेशन यूजीसी के हाथों में या हायर अथॉरिटीज़ के हाथों में एक बहुत मजबूत हथियार दे देता है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशंस को बंद करना हो, उसकी फंडिंग रोकनी हो, वहाँ काम कर रहे लोगों को सज़ा देनी हो, उनको प्रताड़ित करना हो, तो इस ऐसे में भी इस रेगुलेशन का दुरुपयोग हो सकता है। सरकार ये दिखा सकती है कि भाई देखो, ये तो सही तरीके से इन चीज़ों को लागू नहीं कर रहे हैं, तो हम इनकी फंडिंग रोक रहे हैं, हम इनकी मान्यता रद्द कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि जो भी इस तरीके के रेगुलेशन हैं, उनसे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें बाहर क्यों रखा जाता है? अब स्थिति धीरे-धीरे यह बन रही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की संख्या काफ़ी बढ़ी है और वहाँ पर किसी तरीके का कोई रिज़र्वेशन लागू नहीं होता है। वहाँ पर इस तरह की सुरक्षा का कोई सुनिश्चित प्रावधान नहीं किया जा रहा है अभी तक। तो ज़रूरत है कि उन्हें भी इसके भीतर लाया जाए। मैं कुल मिलाकर कहना यह चाह रहा हूँ कि जो डर दिखाया जा रहा है इस तरह के रेगुलेशन को लेकर, वह डर काफ़ी कुछ क्रिएटेड है और यानी कि वो दिमागी फितूर के रूप में ज़्यादा है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जो अपर कास्ट के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो अपर कास्ट के सपोर्टर हैं, उनकी सक्रियता भी कुछ संदेह पैदा करती है। ऐसा लगता है कि मानो वे एक तरह का विवाद पैदा करना चाह रहे हैं, जिस विवाद में यह दिखे कि अपर कास्ट के लोग नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं और नरेंद्र मोदी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए काफ़ी सक्रियतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो इस पूरे परिदृश्य में भी हमें इस पर पूरे मसले को समझने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन एक ऐसे मुद्दे के रूप में सामने आया है, जिसके द्वारा नरेंद्र मोदी और आरएसएस कोई बहुत बड़ा राजनीतिक हित साधना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी संभवतः यह चाह रहे हैं कि उनकी छवि इस रूप में सामने आए कि वो हिंदू हृदय सम्राट तो हैं, लेकिन जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी के हितों की बात आएगी, वहाँ पर वे उसके लिए मजबूती से खड़े हैं। लेकिन जो रेगुलेशन आया है, वह इस काम को पूरी तरह से नहीं करता है। यह कहा जा सकता है कि कुछ हद तक टोकन पूरा करने वाला काम है और इसके कारण से अगर कोई डर वास्तविक डर पैदा हो रहा है दबंग जातियों में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वह भी एक सकारात्मक चीज़ है क्योंकि जब लोग डरेंगे, तो वो गैर कानूनी चीज़ें करने से बचेंगे। तो कुल मिलाकर यह विवाद आज की जो राजनीति चल रही है, उसमें एक नए तरह के मुद्दे के रूप में सामने आया है और इस मुद्दे के साथ-साथ जो आरएसएस की राजनीति है, उसके भीतर का अंतर्विरोध भी सामने आता है और यह भी सामने आता है कि वे मौके-बेमौके अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग हिंदू कहे जाने वाले समूहों को साधने की कोशिश करते हैं। एक स्वाभाविक एकता बनाने की उनकी पूरी कोशिश फर्जी-सी लगती है। आज की अपने अपने इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।